Hello, good morning, class 11th. It's me, Priyanka Tyagi, your economics teacher. Welcome to you all in Priyanka Tyagi's tutorial. So, lastly, in first chapter, we have studied about the central problem of an economy, in which we see that there are the three main central problem of any economy. That is allocation of resources, under which we studied the three problems, that was what to produce, in which the producer is confused between two types of good, that is consumer goods and the producer goods. Next we have seen the how to produce. In how to produce, the producer is confused about the technique of production and it is chosen according to the economic condition of the economy. The next and the last one under this was for whom to produce. Next problem was fuller utilization of resources, and the last one growth of the resources. So all this we studied lastly. So now from first chapter we are going to discuss our first topic, that is opportunity cost. सो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमारी सोसाइटी में जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत स्केयर हैं, कम है। अब इन्हीं स्केयर रिसोर्सेज में से हमें क्या करनी पड़ती है, चॉइस करनी पड़ती है कि कौन सी चीज़ हम प्रोड्यूस करें। अगर हमें प्रोड्यूस करना है कंज्यूमर गुड ज़्यादा, तो हमें प्रोड्यूसर गुड के लिए जो रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं उनका सेक्रीफाइस करना होगा, और हमें ज़्यादा अगर प्रोड्यूसर गुड प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमें कंज्यूमर गुड के रिसोर्सेज का सेक्रीफाइस करना होगा। यानी कि किसी एक चीज़ को प्राप्त करने के लिए किसी दूसरी चीज़ के रिसोर्सेज का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो इसीलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इट इज़ अ कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव और द कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइस्ड वन। यानी जो भी आपको नेक्स्ट चीज़ को चूज़ करने में कॉस्ट का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, जिस कीमत का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, जिस चीज़ का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलिए अब इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है जिसका नाम है ए, वो कहीं पे जॉब करता है और उसको सैलरी मिलती है 30,000। अब उसको दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए ऑफ़र मिला जहाँ पे उसको मिल रही है 35,000। तो अब वो क्या करता है, 35,000 वाली जॉब के लिए चले जाता है और उसने सेक्रीफाइस कितने का किया यहाँ पे, 30,000 वाली जॉब का। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है नई वाली जॉब को प्राप्त करने की, दैट इज़ 30,000। तो आई थिंक क्लियर होगा आपको ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि नेक्स्ट चॉइस करने पे जो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, जिस चीज़ का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखिए इसको ग्राफ की मदद से समझेंगे। यहाँ पे देखिए अगर हम कैपिटल गुड प्रोड्यूस करते हैं 100, तो सीधे नीचे आप क्या करेंगे उस टाइम, 100 अगर कैपिटल गुड प्रोड्यूस करेंगे तो 0 आपके कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस होंगे। पर अगर आपने कहा चलो मैं कुछ यूनिट्स क्या करता हूँ कंज्यूमर गुड की प्रोड्यूस कर लेता हूँ, तो आप 100 से आपको क्या करना पड़ेगा, रिसोर्सेज का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो 100 से आप 90 में आ गए, तो तब जाके क्या होंगे, 8 आपके कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस होंगे। और अगर आप और कम कर देते हैं, ज़्यादा आप कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, तो अगर आप और कम कर दोगे अपने कैपिटल गुड को, तो वहाँ पर आप 40 में 80 का प्रोड्यूस कर सकते हो। सो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर हमें किसी एक गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो हमें दूसरे गुड के रिसोर्सेज को डिक्रीज़ करना होगा या सेक्रीफाइस करना होगा, जो कि उस गुड को प्राप्त करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे पीपीसी यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। पर उसको पढ़ने से पहले हम इसके कुछ अजम्पशंस देखेंगे। अजम्पशन यानी कि कुछ ऐसी अज्यूम की हुई कंडीशन जिनके वजह से ये लॉ फॉलो होगा। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या अजम्पशंस हैं डिटेल में। तो पहला अजम्पशन है, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन इकोनॉमी इज फिक्स्ड बट दीज रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। तो जो भी हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज हैं वो हमने लेके चलना है कि फिक्स्ड है, और अगर हमें किसी एक का प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो दूसरे के प्रोडक्शन से हमें उसको ट्रांसफ़र करना होगा। यानी कि रिसोर्सेज का हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी एक को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए। दूसरा पॉइंट है, नो चेंज इन द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में हम चेंज नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी हमारी फिक्स्ड रहेगी।
द रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड। तो रिसोर्सेज जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो फुल्ली पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से हमने यूज़ करने हैं। Next and the last one, resources are not equally efficient in the production of all products. So when resources are transferred from one production to another, the productivity decreases. तो जो भी हम resources यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या है, equally efficient नहीं है हर चीज़ के प्रोडक्शन में। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक गुड के प्रोडक्शन से। तो जब भी हम उनको ट्रांसफ़र करते हैं एक गुड्स के प्रोडक्शन से दूसरे गुड के लिए, तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। जैसे अगर हम सॉइल ही ले लेते हैं, तो ब्लैक सॉइल अगर वो कॉटन के लिए अच्छी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो वीट के लिए भी या आपके राइस के लिए भी उतनी अच्छी होगी। तो ये कुछ आपके कुछ एजम्पशंस हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि प्रोडक्शन की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को दिखाने वाला कर्व। सो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दो कमोडिटीज़ का जिनको हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज की मदद से प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसमें देखो क्या है कि अगर हमें किसी एक कमोडिटी के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो दूसरी कमोडिटी में जो भी रिसोर्स यूज़ हो रहे हैं उसको कम करना होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, अगर हम पहले उसमें पूरी ज़मीन के टुकड़े में एप्पल प्रोड्यूस कर रहे हैं और अगर हमें कोई दूसरी प्रोड्यूस करनी है क्रॉप, तो वहाँ पर हमें क्या करना होगा, कुछ ज़मीन के टुकड़े को सेक्रीफाइस करना होगा फीड के प्रोडक्शन के लिए। तो शेड्यूल में देखेंगे अगर हमें दो चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो किस तरीके के कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं। तो अगर पहले हम केवल एप्पल का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर वीट का होगा ज़ीरो प्रोडक्शन, और अगर हम अब वीट का प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एप्पल के कुछ रिसोर्सेज को। तो एप्पल के हमने 10 यूनिट का सेक्रीफाइस किया और यहाँ पे 10 यूनिट वीट को प्रोड्यूस किया। अब हम अपने वीट को अगर और ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो हमें और यूनिट्स एप्पल की सेक्रीफाइस करनी होगी। तो 90 में से 20 हमने सेक्रीफाइस की, तो 70 यूनिट्स का हम प्रोडक्शन कर रहे थे एप्पल का, तो 20 यूनिट्स की हमारी वीट का प्रोडक्शन हो रहा था, जो कि कॉम्बिनेशन सी में हम देख सकते हैं। फिर कॉम्बिनेशन डी में हमने क्या किया कि वीट का और प्रोडक्शन बढ़ाया यानी कि एप्पल के और प्रोडक्शन को घटा दिया, 70 से 40 कर दिया, 30 का सेक्रीफाइस कर दिया। तो 30 और 40 का कॉम्बिनेशन हो गया डी में। और अब हम अगर पूरी ज़मीन में वीट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर फिर एप्पल 0 हो जाएगा, जो कि आपकी ई कॉम्बिनेशन में हम देख सकते हैं। ग्राफ में देखेंगे अब इसको, तो देखिए ए बी सी डी ई, ये जो पॉइंट्स है यही आपका पीपीसी कर्व है, और ये जो लाइन है इनमें आपके रिसोर्सेज पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से यूज़ होके ये कॉम्बिनेशन को हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं एप्पल्स और वीट के। तो अब देखिए कि जो ये पीपीसी कर्व का शेप है तो ये थोड़ा कॉन्केव है ओरिजिन के लिए। तो क्या कारण है इसका कॉन्केव होने का ओरिजिन के लिए? सो द शेप ऑफ पीपीसी इज कॉन्केव ड्यू टू इंक्रीजिंग एमओसी और एमआरटी। एमओसी यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या एमआरटी भी बोल सकते हैं इसको, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें होता क्या है बेसिकली कि रिसोर्सेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक गुड से दूसरे गुड के लिए। refers to number of units of commodity sacrificed to gain additional unit of another commodity। तो एमओसी क्या है कि किसी एक यूनिट को गेन करने के लिए आप कितना यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं किसी दूसरी यूनिट का, तो दैट इज एमओसी। वो रेट आपका एमओसी है, और एमओसी को निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है जितना यूनिट आपने लॉस किया है अपॉन जितना यूनिट आपने गेन किया है, तो हमारा एमओसी आ जाएगा। शेड्यूल में समझेंगे अब हम इसको। तो देखिए पहली वाली यूनिट में किसी भी तरह का गेन लॉस नहीं है तो वहाँ पे इसलिए 0, पर जब हम 100 से 90 में आए तो हमने क्या किया, 10 का लॉस किया, और 0 से 10 में आए तो 10 का ही गेन किया, इसलिए लॉस अपॉन गेन तो इक्वल्स टू 1। फिर दूसरे में देखेंगे कि 90 से 70 में आए तो 20 यूनिट का लॉस हुआ, और
10 से 20 में आए वीट में तो 10 यूनिट का गेन किया, तो 20/10 लॉस अपॉन गेन दैट इज 2। ऐसी थर्ड यूनिट में 70 से जब हम 40 में आए तो 30 यूनिट का लॉस किया, और 20 से जब 30 यूनिट में आए तो 10 यूनिट का गेन किया, तो 30/10 3 आपका MOC। 40 से 0 हो गया तो लॉस कितना हो गया 40 यूनिट्स का, और 30 से 40 में गए तो 10 यूनिट का गेन, तो डिवाइड किया हमने फिर से, तो 4 यहाँ पर आपका MOC आ गया। तो ये हमें MOC जो मिला है देखो इंक्रीजिंग रेट में मिला है 0 1 2 3 4। तो दिस इज ओनली द रीजन ऑफ कॉन्केव शेप ऑफ PPC। तो ग्राफ में देखेंगे कि कौन से पार्ट को हम MOC कहते हैं। तो द पार्ट विच इज़ मार्क विद रेड कलर मार्कर, तो दैट इज़ MOC। और ये हमारा जो पोर्शन है ये बढ़ता ही जाता है, जिसके कारण MOC का जो शेप है वो कॉन्केव आता है ऑरिजिन के लिए। जो हमारा PPC है उसे डिफरेंट नेम से जाना जाता है, दैट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। तो अब बात करेंगे कुछ उन पॉइंट्स की जो हम PPC ग्राफ में देख सकते हैं। तो वो पॉइंट जो होते हैं PPC के अंदर, तो वो आपका शो करते हैं इनएफिशिएंट या अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज का आपने अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं किया है, वो पॉइंट बताते हैं आपके ग्राफ के अंदर वाले। अब वो पॉइंट जो आपके ग्राफ के बाहर हैं वो बताते हैं आपका अनअटेनेबल पॉइंट्स को, यानी कि उन पॉइंट्स को आप अचीव नहीं कर सकते हो, प्राप्त नहीं कर सकते हो, वो आपकी सोच से बाहर है इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करना। एंड द पॉइंट्स ऑन द PPC शोज फुलर एंड इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और वो पॉइंट्स जो PPC के आपके ऊपर है तो वो आपका फुलर और इफिशिएंट यूटिलाइजेशन को शो करते हैं। तो जैसे कि हम ग्राफ में देखेंगे ABCD ये आपका फुलर और इफिशिएंट यूटिलाइजेशन को शो करता है। तो E पॉइंट जो कि आपके कर्व के अंदर है वो आपका अंडर यूटिलाइजेशन को शो करता है, और जो पॉइंट आपका F है जो कि PPC के बाहर है तो वो आपका शो करता है अनअटेनेबल पॉइंट्स को। सो रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या किया। तो आज हमने पढ़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में, PPC के बारे में और MRT के बारे में। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करने पे जो आप सेक्रीफाइस करते हो तो वो कॉस्ट आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। PPC आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कम्युनिटीज का अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से, एंड MRT या MOC आपका क्या है कि एक को लॉस करने पे जो आप दूसरे का गेन करते हो तो दैट इज MRT। So that was all for today. Thank you. Please do like, share and subscribe to my channel.